नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस समय नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के वीडियोस देख रहे हैं और आज संख्या पद्धति से संबंधित ये तीसरा वीडियो है जो आप देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर या संख्याओं के प्रकार या संख्याओं का वर्गीकरण, इससे संबंधित चर्चाएं आज होने वाली हैं। जो विभिन्न प्रकार की संख्याएं प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इस प्रकार की सभी प्रकार की संख्याओं का डिफरेंस आपको क्लियर हो सके, आप अंतर अच्छे से समझ पाएं, इस प्रकार की चर्चाएं आज के वीडियो में हैं। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग संख्याओं के प्रकार या टाइप, इस पर चर्चा करने वाले हैं। संख्याएं जो विभिन्न प्रकार की हैं उन सब के बारे में चर्चा अभी अपन लोग करेंगे। सबसे पहले तो अपन को बात करना होती है प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। ये सबसे पहला है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत या प्राकृत संख्याओं से मतलब होता है सामान्य गिनती जो एक से प्रारंभ होती है, ठीक ना। यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं, इनको ही प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहने के पीछे कारण यह है क्योंकि जो भी संख्या इसमें शामिल हो रही हैं, ये बात पे भी ध्यान देना कि 1 से लेकर 9 तक के हम अंक भी बोलते हैं और इन्हें संख्याओं के तौर पर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 संख्याओं के तौर पर लिए जा रहे हैं, ठीक ना, अंक के तौर पर नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर जब ये संख्याओं के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं एक प्रकार से वो संख्याएं हैं जिन्हें आप किसी को भी सामने गिनवा सकते हैं या गिन के बता सकते हैं। अगर कहा जाए कि 10 गाय, तो आप सामने गिन के बता दोगे ना कि 10 गाय हैं, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए 15 सेब की बात कर रहे हैं तो 15 सेब उसे गिन के बता देंगे, ठीक ना। जितनी भी संख्या इसमें शामिल होती हैं वो ऐसी हैं जिन्हें सामने गिनवाया जा सकता है, ठीक ना। हालांकि ये आप ध्यान देना कि ये अनंत तक है, मतलब अंतिम संख्या कौन सी है ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो अनंत कहा जाता है उसको जो सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 है। यहाँ इसमें आप ध्यान देना कि 0 को शामिल नहीं करते, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। ये बात अलग है कि जब आप 10 लिखोगे तो उसमें 0 एज ए अंक शामिल है, लेकिन संख्या के तौर पर शामिल नहीं। तो 0 को छोड़ दें, उसके अलावा 1 से प्रारंभ कर अनंत तक की जो भी संख्याएं क्रम से आती जाती हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं। आप ध्यान देना कि इनमें ना तो दशमलव वाली संख्या है ना भिन्न वाली संख्या है, इस प्रकार की संख्याएं शामिल नहीं है। क्योंकि अगर दशमलव वाली संख्याएं हो तो हम ये नहीं बता सकते कि 10.2 गाय कितनी हुई, ठीक ना। एक्चुअली गणित में कैलकुलेशन के दौरान तो तरह तरह की संख्याओं का प्रयोग होता है, लेकिन ये बताना संभव नहीं है। आपको हम कहें कि 10.2 गाय अलग कर दो, आप उसमें से 10 गाय तो कर सकते हो, अलग 11 गाय कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते, बात ठीक ना। तो कैलकुलेशन में जो संख्याएं शामिल है वो सारी की सारी जितने टाइप की होती हैं वे सब यहाँ धीरे धीरे आती जाएंगी, ठीक ना। लेकिन जब हम लोग प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो केवल इनको ही कहा जाता है। ध्यान क्या देना है, एक तो 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक ना। दूसरा नेगेटिव में शामिल नहीं है संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं है, भिन्न वाली शामिल नहीं है, अंडर रूट शामिल नहीं है। केवल एक तरह से जो पूरी संख्या है, 1 से प्रारंभ करके एक तरह से जब गिनती सिखाई जाती है बच्चे को तो एक तरह से वही संख्या है प्राकृतिक संख्या है, बात ठीक है। और इनमें अलग अलग जो प्रकार है संख्याओं के वो भी जब इनमें शामिल होते जाएंगे तब फिर अपन उनके नाम और प्रकार उनके बदलते जाएंगे। और
सबसे छोटी प्राकृतिक जो संख्या है वो 1 है। ठीक है, ये इतने से आपको इनको समझ पाएंगे। यहां पर आपको यह समझना है कि जो भी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या है इनके भी 2 प्रकार हैं, या ये कह लो कि प्राकृतिक संख्याओं को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भाज्य संख्याएं और दूसरी अभाज्य संख्याएं। मतलब ये है कि ये जो प्राकृतिक संख्या है वे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, भाज्य और अभाज्य में। भाज्य संख्याएं वो है जो डिवाइड हो जाती हैं किसी दूसरी संख्या से, अभाज्य वो है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती। इन पे डिटेल चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। केवल यहां पर अभी एक बात समझ लो, हालांकि वो बात फिर भी आगे आएगी, कि 1 के अलावा बाकी की संख्या ही भाज्य अभाज्य में डिवाइड होती हैं। 1 ना तो भाज्य में शामिल करी जाती है और ना अभाज्य में शामिल की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि 1 ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक ना, इनके बारे में और चर्चाएं अभी आगे हो रही हैं। एक्चुअली जो संख्याओं के जो प्रकार हैं वो 2 या 3 तरीके से आप उसको समझ सकते हो। मेन पार्ट में नंबर 1 पे यही है, ठीक ना। इनका एक सब पार्ट है, इनके अंदर उप संख्याएं कह सकते हैं या इन्हीं का वर्गीकरण कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं का भाज्य भाज्य में। हमने बताया है कि आगे इन पे भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई। अब दूसरी नंबर पर है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। जो प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक ना, इनमें कमी 0 की थी। अगर 0 को और शामिल कर दें तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो 0, 1, 2, 3 ये इनफाइनाइट तक बात, ठीक ना। इनको अब कहा जाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह। तो एक तरह से आप समझ लो कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल 0 का फर्क है। अगर 0 नहीं है तो ये जो है इतनी संख्या ये प्राकृतिक संख्या है, और 0 को भी शामिल कर लें तो यही पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो केवल इतना सा ही फर्क है इन दोनों में। मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी 1 है, जबकि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी 0 है। बात ठीक ना। अब 0 को एक संख्या के तौर पर लें या ना लें, एक कंफ्यूजन सा रहता है, लेकिन यह क्लियर करता है कि 0 भी एक संख्या की तरह है और इसे पूर्ण संख्याओं में शामिल किया जाता है। यहां पर आप ये भी आगे समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं भी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम और विषम लगभग सभी लोग समझते हैं, फिर भी इन पे आगे कुछ चर्चा हम लोग और आगे करेंगे। एक तरह से ये जो भाज्य अभाज्य हैं इन पे भी चर्चा आगे होना है, सम विषम है उन पे भी आगे होना है। अभी तो जो मेन है प्राकृतिक संख्याएं मेन थी, पूर्ण संख्याएं मेन में है, इन पे चर्चाएं अभी आगे जारी रहेंगी। बात ठीक ना। इनके जो उपभाग हैं उन पे चर्चाएं हम लोग आगे करने वाले हैं। यहां पर एक बात और समझ सकते हैं आप कि सम विषम के आधार पर तो इन्हें अलग खैर करा ही जा सकता है। यहां पर एक बात और समझ लें कि अपन ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि हर एक इनमें से जो भी प्राकृतिक संख्याएं वो इनमें शामिल हैं। तो ये वाली बात कही जा सकती है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं। हालांकि भाषा ही है जो आपको समझना है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण है क्योंकि इस वाले ग्रुप में आ गई, लेकिन ये सारी की सारी वे नहीं है क्योंकि यहां पर 0 इनमें शामिल नहीं हो पाता। ठीक ना। तो ये कईयों बार इस तरह की बात ही पूछ ली जाती है
इसी तरह से कि ये वाली बात में से कौन सी सही है, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं ये सही है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो उसमें से छूट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक ना, जिसकी जरूरत आगे हमें पड़ेगी। ठीक, अब आते हैं और अगली संख्या, तीसरी प्रकार की संख्याएं, उन पर चर्चा करते हैं। और तीसरी प्रकार की जो संख्याएं हैं वो है पूर्णांक, इंटीजर्स। ये भी ध्यान देना कि पूर्ण संख्याएं कहना अलग बात है और पूर्णांक कहना अलग बात है। बात ठीक ना, पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, ठीक ना। और जो पूर्णांक है, यहां पर उन पूर्ण संख्याओं के साथ में जब माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल अगर कर दें, तभी उन पूर्ण संख्याओं को माइनस वाली ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलाकर फिर पूर्णांक कहा जाता है। आप फिर से देखें, जब अपन ने केवल 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक लिया था, तब ये प्राकृतिक संख्याएं थी। जब इनके साथ 0 को भी शामिल कर लिया तो संख्याएं पूर्ण कहलाई। अब इनके साथ में -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक इधर चलेंगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, इधर चलेंगे संख्याएं घटती जाएंगी। -1 से भी छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहां तक संख्याएं थी क्या, फिर से समझ लें, ये प्राकृतिक संख्याएं, ये वाली हो गई पूर्ण संख्याएं, और माइनस वाली भी संख्याएं जब मिला देंगे उनके साथ में, तो ये सारी के सारे मिलाकर इनका नाम पूर्णांक या इंटीजर्स कहा जाएगा। तो जब आप ध्यान से, अब जब सवाल पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि वहां पर पूर्ण संख्याएं कह रहा है या फिर पूर्णांक कहा जा रहा है। पूर्णांक कहा जा रहा है तो आप माइनस प्लस दोनों प्रकार की संख्याओं को ले सकते हैं, और पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, केवल इसका फर्क। बात ठीक है। तो यहां पर अपन इस तरह से और समझ लें कि ये जो 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक है, इन्हें आप प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हो, और इन्हीं को आप धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों बातें एक ही। इसी प्रकार से -1, -2, -3 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। आप देखो 0 न धनात्मक पूर्णांक में शामिल है, न ऋणात्मक पूर्णांकों में शामिल करा है। जब धनात्मक की बात करेंगे तो 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे -1 से माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा। बात ठीक ना। अगर हम इनको कहा जाए 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट, तो इनके लिए अलग से नाम दिया जाता है, और वो नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अऋणात्मक। अऋणात्मक पूर्णांक। जब आप ऋणात्मक पूर्णांकों को हटा देंगे तो -1 से लेके ये हट जाएंगे, तो ये जो बचेंगे ये वाले, इनको ही कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या अऋणात्मक पूर्णांक, या फिर इन्हीं को आप पूर्ण संख्याएं बोलोगे। तो एक तरह से पूर्ण संख्याओं का नाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी है। तो ये भी, इसको अगर कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है, दोनों बातें एक ही हैं। बात ठीक ना। ये शब्द इस तरीके से लिखना, देखना, सुनना ही अच्छा लगता है। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो फिर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेंगे। लेकिन अगर आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चल रहा हो तो इन्हें केवल धनात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। तो ये डिफरेंस इनमें समझे रहना। आगे जब प्रश्न अलग से चलेंगे, क्योंकि स्पेशली इन संख्याओं से संबंधित प्रश्न ही चलेंगे, इसलिए वहां पर ये चीजों का फर्क आपको बहुत मायने रखेगा, ठीक ना। और उसके आधार पर ही कई बार क्या वैल्यू आपको लेना है वो डिसाइड होगी, ठीक है भाई। तो 3 प्रकार की संख्याएं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं,
एक से स्टार्ट होके अनंत तक 0 को मिला दें तो संख्याएं पूर्ण होल नंबर्स कहलाते हैं, और माइनस वाली संख्याओं को भी अगर ले लें तब फिर उन्हें कहा जाता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। बात ठीक ना। इनमें भी कुछ फर्क है। जब धनात्मक पूर्णांक कहेंगे तो 1 से इनफाइनाइट तक, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे -1 से इनफाइनाइट तक, और जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऐसा शब्द आप लिख कर देखो अऋणात्मक, जिसमें ऋणात्मक ना हो, तब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इनको ही अपन पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं को ही हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या अऋणात्मक पूर्णांक ऐसा इनको बोल सकते हैं। बात ठीक है। ये 3 प्रकार की संख्या। अभी तक आप ध्यान दें कि अभी तक माइनस वाली संख्या तो हमने ले ली, लेकिन ना तो दशमलव वाली संख्याएं हमने अभी ली हैं, न भिन्न के रूप वाली ली हैं, ठीक ना, न अंडर रूट टाइप की संख्याएं ली हैं। अभी उन संख्याएं इसमें शामिल नहीं हुई। अब जब उनको भी शामिल कर लेंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा वो अभी आगे चलता जाएगा। बात ठीक ना। ये फर्क आपको समझने का है, माइंड में इसको बिठाना है। जब आप ये डिफरेंस समझ पाएंगे तो ही आपको सारा पूरा वर्गीकरण क्लियर होगा। ठीक है भाई। तो अब अगला टाइप अपन समझते हैं। पहले ये दशमलव और भिन्न वाली संख्याओं से क्या मतलब है पहले वो समझ लें, फिर जब इस ग्रुप में मिला दें तो ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं पर। रेशनल नंबर। ठीक है भाई। यहां पर आप समझना कि अगर आप इतना शब्द अगर देखें तो ये रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी इनसे मतलब है ऐसी संख्याएं जो अनुपात के रूप में है। ठीक ना। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है भाई। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 ना हो एवं P/Q पूर्णांक। ठीक है भाई। ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है। एक की ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है। इसलिए Q की वैल्यू बस 0 के अलावा आप कुछ भी रखें। और फिर अगर ऐसी संख्याएं हैं जो इस तरह के अनुपात के रूप में लिखी गई, उन्हीं संख्याओं को ही अपन को क्या बोलना है, रेशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं। ठीक है भाई। तो ऐसी कौन सी संख्याएं जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है? एक्चुअली ये वो सारी संख्या हैं जो भिन्न या दशमलव, मुख्य रूप से ये जो भिन्न के रूप में है और जो दशमलव वाली संख्या है। एक्चुअली भिन्न का तो रूप ही इस तरह का है P/Q के रूप में, लेकिन दशमलव वाली वे संख्याएं, ठीक ना, जिन्हें इस रूप में परिवर्तित किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्याओं में शामिल करेंगे। बात ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 2.593682574215831946 ऐसा चलती चली जा रही है। और यहां पर आप देखो कि जो अंक आ रहे हैं वो किसी निश्चित क्रम में नहीं है, चाहे कोई सा अंक आता चला जा रहा है। ऐसी जो संख्याएं हैं इनको कभी भी आप बटे के रूप में या अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी, इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब जरा इसको देखें कि मान लीजिए है
0.333333 अनंत तक ये भी जा रहा है, लेकिन इसे आप 1/3 लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे यही वाली वैल्यू प्राप्त होगी। तो भले ही अनंत तक जा रही है, लेकिन इसका फिक्स हिसाब किताब है कि इसे बटे के रूप में ये लिख सकते हैं। लेकिन इसका ऐसा कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि जब तक सारे अंक क्या हैं वो ना पता लग जाए तब तक इसे बटे के रूप में हम नहीं ला सकते। तो यहां पर ये परिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है। यहां पर आपको यह भी समझना है कि जो भी पूर्णांक हैं, सारे पूर्णांक वे भी एक तरह से बटे वाली संख्या है। मान लीजिए हम बात करें कि 5 है, तो इसे हम 5/1 के रूप में तो लिख ही सकते हैं। कोई भी 9 है, 9/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 1 है, 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इससे उसकी मान नहीं बदलता। तो एक तरह से जितने भी पूर्णांक हैं, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कोई से भी पूर्णांक हो, ठीक ना, ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें भी किसी बटे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में इनको लिखा जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में सारे पूर्णांक शामिल है। आप इनमें पूर्ण संख्याओं को भी शामिल मान सकते हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याओं को भी मान सकते हैं। इसके अलावा दशमलव वाली ऐसी संख्याएं जो दशमलव में है लेकिन p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, और भिन्न तो है क्योंकि p/q के रूप में लिखा है तो वो भिन्न भी है, ठीक ना। तो ये सारी जो संख्या है ये सब परिमेय है। एक और बात पे ध्यान देना कि जो 22/7 है ये एक परिमेय संख्या है। कई बार आता है ये प्रश्न कि ये परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या है, जबकि पाई, क्योंकि पाई की जगह इसको लिया जाता है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको अजीब सा लगेगा ये सुनने में कि पाई की जगह आप 22/7 प्रयोग करते हो। अब 22/7 परिमेय है क्योंकि एक निश्चित जगह तक जाके ये खत्म हो जाता है, तो इसकी वैल्यू एक तरह से वैसे भी अनुपात के रूप में पहले से ही है। लेकिन पाई कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि पाई का मान तो 3 पॉइंट के बाद शुरू होके और खत्म ही नहीं होता, अनलिमिटेड चलता रहता है। अभी इसका आखिरी का अंक क्या है ये भी ज्ञात नहीं किया जा सका है, जबकि ये रिपीट नहीं होते, लगातार अंक उसमें आते जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए पाई को परिमेय संख्या नहीं माना जाता, चूंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पता है, इसलिए इसकी नियरेस्ट वैल्यू के रूप में इसका प्रयोग करते हो। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जहां पर पाई की वैल्यू आप 22/7 रख के आप प्रयोग करते हो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसकी नियरेस्ट वैल्यू है। इसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक ज्ञात ही नहीं की जा सकी है, जबकि दशमलव के बाद लगभग करोड़ों अंक पता लग चुके हैं इसके मान के, लेकिन आखिरी का अंक क्या है ये नहीं पता है, ठीक ना। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जितने भी यहां पर जो संख्याएं होंगी अगर अनलिमिटेड भी हैं, दशमलव के बाद अनंत तक भी जा रही हैं, तो भी बटे के रूप में आ जाएंगी, ठीक ना, परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर ऐसा कोई है जो अनंत तक जा रहा है लेकिन वो बटे के रूप में हम उसको नहीं लिख सकते, तब फिर उसको हम परिमेय संख्याओं में शामिल नहीं करते। इसलिए इसका आखिरी वाला अंक ज्ञात नहीं है, इसलिए और हम उस आखिरी अंक जब तक नहीं पता लग जाए, क्योंकि जब रिपीट होएगा अंक लगातार, चाहे 2 अंक रिपीट हो, चाहे 3 अंक रिपीट हो, चाहे 1 अंक रिपीट हो, वो बटे के रूप में चेंज हो जाएगा, यानी p/q के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर आखिरी का अंक ज्ञात नहीं है तो फिर वो इस रूप में नहीं आएगा। इसलिए ये वाला डिफरेंस ध्यान रखना, और इसको आगे क्वेश्चन के रूप में कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है कि 22/7 परिमेय है जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्याओं के बाद अब समझ लीजिए अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, वैसे तो नाम से ही है कि जब संख्या परिमेय नहीं होगी तो वो अपरिमेय होगी, बात ठीक ना। अभी अपन ने डिस्कस करा कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के रूप में हैं, जिन्हें भिन्न के रूप में भी लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके,
तब वो परिमेय होगी। ठीक ना। इसका मतलब जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके वो अपरिमेय होगी। ठीक ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते? जैसे अभी अपन ने देखा, एक तो पाई ऐसी है। ठीक ना। अपन इसकी लगभग वैल्यू के तौर पर 22/7 लेते हैं, जबकि ये पार्ट परिमेय है बताया है, लेकिन एक्चुअली पाई अपरिमेय है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक ना। होता यह है कि जब कोई भिन्न या जब कोई दशमलव वाली संख्या असीमित आवर्ती रूप में हो तो वह अपरिमेय संख्या होगी। अब ये असीमित, ठीक ना। आप देखो, इसके लिए इंग्लिश शब्द अगर आप समझ पाए, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है जिसका अंत हो जाए, जिसका फिक्स हिसाब हो, लिमिट हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अनलिमिटेड, इसलिए इसको असीमित कहा जाएगा। मतलब अनंत तक चलती जाएगी दशमलव वाली संख्या। ठीक ना। नॉन रिपीटिंग होगी, रिपीट नहीं करती। अंक एक किसी निश्चित क्रम में नहीं चलते। अभी जैसे बताया था कि 1/3 को अपन 0.333333 ऐसा लिख सकते हैं। हो सकता है कोई और भिन्न हो, मान लो वो 256 256 256 256 ऐसे करके चल रही है। ये दोनों परिमेय हैं, क्योंकि एक निश्चित अनंत तक तो जा रही हैं, लेकिन रिपीट कर रही हैं। ये चाहे एक ही अंक रिपीट करें या 3 करें या 2 करें या 4 करें या 5 करें। ठीक ना। हो सकता है 50 अंक रिपीट हो जाए, पहले 50 अंक, फिर अगले 50 अंक, फिर अगले 50 अंक, चलेगा। लेकिन अगर रिपीट हो रही है तब फिर वो परिमेय ही है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में ये दो शब्द बहुत प्रचलित हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, अंत नहीं होगा, मतलब अनंत तक चलती रहेगी, इसीलिए इसे असीमित। नॉन रिपीटिंग, ठीक ना, मतलब ये है, ये यहां पर गलत लिख दिया हमने, अनावर्ती। अनावर्त ये लिखना चाहिए, जो आवर्त के रूप में ना हो। ठीक ना। अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना कर रही हो, वही के वही अंक ना आ रहे हो, चाहे जिस क्रम में आ रहे हैं। मान लो 5 आएगा, लेकिन पहले कहां आया, फिर कहां आएगा, फिर कहां आएगा, ऐसा ऐसा कोई आप ये नहीं बता सकते कि अगला अंक क्या होगा। अगर ये लिखा है, मान लीजिए कोई इसको लिख दे कि मान लीजिए 2 लिख के किसी ने छोड़ दिया, चूंकि ये रिपीट होती हुई चल रही है, इसलिए हम समझ जाएंगे अगला अंक 5 आएगा, अगला 6 आएगा। तो इस संख्या को आप देखोगे आगे कि इन सबको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। एक्चुअली अगर आप 256/999 इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये इसी रूप में आ जाएगी, 256 इसी रूप में आता रहेगा। बात ठीक ना। तो एक तरह से इसको भी इस रूप में आगे अपन लोग इनको डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह से रिपीट होने वाली कोई है तो उसको बटे के रूप में कैसे लाते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं को बटे के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, इस पे भी अलग से चर्चा होना है। जो अपरिमेय संख्याएं हैं वे ये दो हैं, एक तो वे नॉन टर्मिनेटिंग है, अनंत तक चलेगी, दूसरा रिपीट नहीं होंगी। ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो एक अपरिमेय संख्या तो आप जानते ही हो। अब √2 है, इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आप वैसे 1.41 इसको प्रयोग करते हो, लेकिन 1.41 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी लगभग वाली वैल्यू है। अगर √2 आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर से निकालें तो ये भी काफी अनंत तक चलती जाएगी, और ये भी नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है। तो √2 है, √3 है, ये है, पाई है, ये सब कैसी है, अपरिमेय संख्या। देखो कि संख्याएं कितने तरह की होगी, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या है, 0 को भी मिला दें
प्राकृतिक संख्याएं, जीरो को मिला दें तो पूर्ण संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं भी उनके साथ मिला दें तो फिर इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब अगर उनके साथ में ये दशमलव वाली, भिन्न वाली यानी कि जो परिमेय हो वे भी और जो अपरिमेय हो वे भी, अगर इन सबका मिलाकर ग्रुप बना दें तो फिर उसको क्या कहेंगे, वो अगला टाइप हो जाएगा। ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं वास्तविक या रियल नंबर्स की, ठीक ना। और ये 6वें नंबर की संख्या में, 6वें नंबर की इसलिए क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं की, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, फिर उसके बाद इंटीजर्स या पूर्णांक, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय, और अब हम आ गए हैं वास्तविक संख्याओं पर। ठीक ना। एक्चुअली वास्तविक संख्याओं से मतलब होता है कि परिमेय एवं अपरिमेय, इन दोनों प्रकार की संख्याएं जब मिल जाती हैं तब फिर संख्याओं का जो समूह है वो वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। यहां पर आपको समझना होगा कि केवल परिमेय और अपरिमेय अगर लेते हैं तो फिर पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक या फिर वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं कहां चली जाती हैं। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही पूर्णांक भी हैं। वहां पर अलग से बताया गया था ये वाली बात कि पूर्णांक भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है, क्योंकि हर एक संख्या के बटे में एक होता है, इसलिए सारे पूर्णांक परिमेय है। ठीक ना। इसके अलावा भिन्न वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, तो ये सब मिला के परिमेय है। अब पूर्णांक के अंदर आप देखो तो पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं। तो एक तरह से आप ये कह लें कि जब आप परिमेय संख्याएं कहेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं भी उसमें शामिल हो चुकी हैं, पूर्ण संख्याएं भी उसमें शामिल हो गई, पूर्णांक भी, भिन्न भी, दशमलव भी, ये सब मिलके परिमेय हैं। तो परिमेय अगर कह दें तो इन्हें अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें परिमेय के अंतर्गत है। ठीक ना। अब परिमेय के साथ में अपरिमेय संख्याएं और जुड़ दें। अपरिमेय किनको कहा था आपने, मुख्य रूप से जो अंडर रूट वाली संख्या है, √2 है, √3 है वगैरह, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय फॉर्म में है, क्योंकि ये बटे में नहीं लिखी जा सकती, ये बटे में लिखी जा सकती हैं, इन सबको बटे के रूप में बदला जा सकता है। यहां पर जो दशमलव में आएंगी वो बोली आएंगी जो p/q के रूप में आ जाएंगी। अगर वे दशमलव वाली है और p/q में नहीं आ रही तो वे यहाँ पर है। ठीक ना। मतलब एक तरह से यहाँ जो दशमलव है वे p/q के रूप वाले हैं, यहाँ पर जो p/q के रूप में दशमलव नहीं है वो भी। तो एक तरह से कह लें कि वास्तविक संख्याएं ही वास्तव में सभी प्रकार की संख्याओं का एक समूह है। बात ठीक ना। जो जो मुख्य रूप से गणित में इस्तेमाल होती हैं वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, इन्हें ही रियल नंबर्स कहा जाता है। रियल नंबर्स को एक रियल लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है। ठीक ना। रियल लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे सारी संख्याएं व्यक्त होती हैं, इसमें बीच में 0 है, 1 2 3 4 और ये अनंत तक, इधर -1 -2 -3 और इधर अनंत तक। ठीक ना। अब आप देखें कि इनके बीच में 0 से 1 तक के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी दशमलव में, 1 से बड़ी और 2 से छोटी बीच में बहुत सारी संख्याएं जो इसके बीच में व्यक्त होंगी, 2 से 3 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं जो यहाँ पर व्यक्त हो रही होंगी। तो एक तरह से कह लें जो भी जितनी भी प्रकार की संख्याएं मिलेंगी वे कहीं ना कहीं इनके बीच में होंगी। जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू 1.42। अब 1.42 कहां मिलेगा, वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा इसके बीच में होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। ठीक ना। सारी कोई भी दशमलव वाली वैल्यू है, मान लीजिए हम 3.2 की 3/2 की बात करें तो 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 यही होगा। अगर हम 4.28 की बात करें तो 4.28 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं मिलेगा। जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। अगर वो माइनस में है तो इधर मिलेंगी, प्लस में है तो इधर मिलेंगी, इनके बीच में ये पूर्ण संख्या एक तरह से दर्शाई गई है, पूर्णांक दर्शाए गए हैं, इन्हीं के बीच में दशमलव वाली, भिन्न वाली कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाएंगी। तो इस रियल लाइन पर इन सारी वास्तविक संख्याओं को व्यक्त कर दिया जाता है। और ये कह लें कि जब तक आप अलग से
इनके अलावा कोई और संख्याओं का अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक यही एक तरह से मुख्य रूप से गणित में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याओं का समूह है, मुख्य रूप से, ठीक ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी यहां पर हमें 7वें नंबर पर बात करना है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है भाई। अब अवास्तविक, वास्तविक के अलावा जो होंगी वो अवास्तविक हो जाएंगी या काल्पनिक हो जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से नेगेटिव संख्याओं के अंडर रूट है, अंडर रूट -2, यहां पर ये वाली वैल्यू है जो अवास्तविक है, ठीक ना, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये नहीं पता। एक्चुअली आप देखें कि हम लोग अंडर रूट 2 की वैल्यू तो जानते हैं, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 समथिंग, ठीक ना। अब 1.4 समथिंग है तो इसकी भी होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस है, अगर अंडर रूट हटेगा तो वो वैल्यू प्लस की होती है कि माइनस की होती है ये कंफर्म नहीं है, ठीक ना। इसीलिए इन्हें अवास्तविक संख्याएं कहा जाता है। और ऐसी संख्याओं को एक तरह से हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इनका जब गुणा होगा तो अंडर रूट के अंदर -2 ही आएगा। और इस तरह की संख्याओं को लिखने का तरीका होता है अंडर रूट 2 इंटू आई। ये जो वैल्यू है माइनस अंडर रूट के अंदर -1, इसे आई IOTA आयोटा ये इसको कहा जाता है। तो यानी इस तरह की अवास्तविक संख्याओं को लिखने का तरीका ये है। तो इस प्रकार की जो संख्या है ये सामान्य कैलकुलेशन में कभी शामिल नहीं होती, लेकिन जब गणित का बहुत हायर लेवल पर जब अध्ययन किया जाता है तो वहां पर इस तरह की संख्याएं भी कभी कभी बीच में प्राप्त होती हैं। इसलिए इन संख्याओं को भी संख्याओं के अध्ययन में शामिल किया जाता है। ये अवास्तविक संख्या है, ये किसी इस लाइन पर कहीं नहीं मिलेंगी। कहां पर व्यक्त होंगी, इधर व्यक्त होंगी या उधर व्यक्त होंगी, क्योंकि वही चिन्ह की प्रॉब्लम है, कौन सा चिन्ह इनके साथ सॉल्व होने के बाद आएगा, वही चीज यहां पर कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको इस रियल लाइन पर व्यक्त नहीं करते। तो वास्तविक संख्याएं ही केवल इस रियल लाइन पर व्यक्त होती हैं। अवास्तविक संख्याएं कहां पर हैं इसका कोई ज्ञान, मतलब इस पर ज्ञान नहीं मिलता। बात ठीक ना। केवल मुख्य रूप से बताया, इसमें माइनस वाली संख्याओं के अंडर रूट ही मुख्य रूप से यहां पर शामिल है। इन्हें व्यक्त करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, इन्हें 2i के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक ना, और आयोटा इस i को बोला जाता है। इन संख्याओं को केवल इतने से ही आपको समझना है। बात ठीक है। अब इस जो मुख्य प्रकार है, 7 प्रकार की संख्याएं हम व्यक्त बता चुके हैं। इसी में आखिरी का और टाइप आप देखें, फिर इनका एक अलग तरीके से संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग और समझेंगे। अब देखिए लास्ट इस वर्गीकरण में आखिरी है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र जैसे कि लग रहा है कि मिश्रण है एक तरह का, ठीक ना, और मिश्रण कॉम्प्लेक्स का मतलब एक तरह से जटिल, ठीक ना, हर तरह की सब मिला दें अगर। एक्चुअली हम यहां पर ये बोलेंगे कि जब वास्तविक एवं अवास्तविक इन संख्याओं को मिला दिया जाता है तो ये पूरा समूह सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स संख्याएं कहा जाता है। अब आपको समझना होगा कि वास्तविक में सारी संख्याएं थी, कौन सी, परिमेय भी अपरिमेय भी। परिमेय के अंदर दशमलव वाली, भिन्न वाली, पूर्णांक भी, पूर्ण संख्याएं भी, प्राकृतिक भी। तो एक तरह से वास्तविक संख्याएं कैलकुलेशन में शामिल हैं, ठीक ना, हर तरह की कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन से थोड़ा सा अलग है। जब हायर स्टडी की जाती है तब इनकी जरूरत रहती है अवास्तविक संख्याओं की। अभी बताया मुख्य रूप से नेगेटिव संख्याओं के, माइनस वाली संख्याओं के अंडर रूट। सारी संख्याएं जब मिल जाती हैं तो ये वाला ग्रुप सम्मिश्र संख्याओं का समूह कहलाता है, या इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी इसके बाद अब किसी भी प्रकार की कोई संख्याएं गणित में नहीं बचती हैं। यही सबसे बड़ा समूह है जो संख्याओं का है, ठीक ना। अब इसी वाले विभाजन को अब आपको एक अलग तरीके से समझना है। अभी विभाजन यही है, इन्हीं 8 प्रकार की संख्याओं को एक दूसरे प्रकार से, दूसरे दृष्टिकोण से आपको और समझना। इसमें सबसे पहले सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स संख्या, ये सबसे ऊपर।
इसमें मान लीजिए 5 भी शामिल है, इसमें 8 भी शामिल है, इसमें 1/2 भी शामिल होगा, इसमें √5 भी शामिल होगा, √3 भी शामिल होगा, -4 भी इसमें शामिल है, -√3 भी इसमें शामिल है, 2 + √3 भी इसमें शामिल है, वगैरह वगैरह। क्योंकि सम्मिश्र मतलब सभी प्रकार की संख्याएं, ठीक ना, इनके अलावा कोई और संख्याएं नहीं बचती। अब हम इनके 2 पार्ट कर सकते हैं, एक वास्तविक यानी रियल नंबर्स और अवास्तविक यानी कि इमेजिनरी। नंबर्स, ठीक है। इन्हीं में से केवल इस वाले को हमें इधर रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर इन्हीं में से बात करें जो सामने है, बाकी की सारी संख्या इस तरफ आ जाएंगी, ठीक ना, यानी केवल ये इधर जाएगा और बाकी की सारी यहां, ठीक ना। अब ये तो केवल यही है, इन्हें फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इनको परिमेय संख्याएं और परिमेय का मतलब रेशनल और अपरिमेय इर्रेशनल। ठीक है भाई, ये वास्तविक संख्याओं, एक्चुअली अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ये दोनों मिलती हैं तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। यहां पर एक तरह से जो वर्गीकरण है वो उल्टी तरफ से बताया जा रहा है। ये सभी प्रकार की संख्याएं, ये इनमें से ये इमेजिनरी अलग कर दी, बाकी की ये, अब इनमें से फिर अलग अलग छाट देंगे, ठीक ना, ये और ये। आप देखो कि जो संख्या ये थी ये तो अपन हटा दें, बाकी में से अगर हम लिखें, ठीक ना, ये एक संख्या है जो केवल दोनों का मिश्रण के तौर पर ही है, ठीक ना। बाकी में यहां पर एक तरह से हमें √5 √3 अगर इनमें से छाटे तो वो इधर रखनी पड़ेगी, और बाकी की जितनी है 5 है, 8 है, 1/2 है और -4 है, ये सारी संख्याएं यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। यहां पर जब इन संख्याओं को हमने इकट्ठा कर लिया तो अपरिमेय तो केवल यही है, ये वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इनके अनुसार चलती है, ठीक ना। इन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सारी, ठीक ना। यहां पर उसके अलावा जो है, आपको अगर याद हो तो परिमेय के अंतर्गत ही पूर्णांक, पूर्ण और दशमलव, भिन्न, सब वो सब यहां पर है, ठीक ना। इनके पुनः 2 पार्ट हो जाते हैं। इनके पुनः 2 पार्ट में एक तो हम कहें पूर्णांक इंटीजर्स और दूसरा है दशमलव और भिन्न, ये, ठीक ना। भिन्न में अब यहां पर जाएंगे जो एक तो P/Q के रूप में होंगी, ठीक ना, या फिर ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो 80 में थे, अनंत तक चलती जाती हैं, ठीक ना, ये टर्मिनेटिंग होंगी, कहीं ना कहीं दशमलव के बाद एंड हो जाएगा, और ये रिपीटिंग वाली होंगी, ठीक है। ये नॉन और ये उनके साथ बात, ठीक ना। पूर्णांक तो आप समझते ही हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत इसमें से अगर हम देखें तो 1/2 इधर चला जाएगा और बाकी के 5, 8 और -4 वे यहां जाएंगे। पूर्णांक को फिर 2 पार्ट इनके कर सकते हैं। ये ऋणात्मक, ठीक ना, पूर्णांक, और यहां पर होंगे पूर्ण संख्या, ठीक ना। अब अगर इनकी बात करेंगे 5, 8, 1/2 तो यहां जा चुका है, 5, 8 और -4 इधर आ जाएगा, 5 और 8 इधर आ जाएंगे। आपको पता है कि पूर्ण संख्या में 0 के साथ या 0 भी शामिल होने के अलावा बाकी के सारे, तो इनके फिर 2 पार्ट हो जाएंगे।
एक जीरो और एक होगा प्राकृतिक। तो जीरो अगर अलग कर दें तो फिर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स ये, इंटीजर्स ये, होल नंबर ये, ठीक ना भाई, नेगेटिव नंबर्स ये नेचुरल, ठीक है भाई। फिर से देखिए, प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 2 से लेकर अनंत तक वाली, ठीक ना, जीरो शामिल नहीं होता। जब जीरो और मिला देंगे तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। पूर्ण में जीरो के अलावा बाकी की सारी गिनती वाली संख्याएं वो, ठीक ना। अब इसमें अगर ऋणात्मक संख्या और मिला दें तो ये दोनों मिलकर पूर्णांक बन जाते हैं, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं वो 0 1 2 से लेकर धनात्मक सारे और -1 -2 से लेकर इनफाइनाइट तक इधर सारे। तो एक तरह से ये पूरी इन दोनों को मिलकर बनेंगी। इसमें जब दशमलव और ये P/Q के रूप वाली भिन्न वाली ये संख्याएं जब मिल जाएंगी तो ये परिमेय इनका नाम हो जाएगा। और जब उसमें अपरिमेय जो अंडरवुड है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक ना, मुख्य रूप से अंडरवुड वाली ये और मिल जाएंगी, तब ये वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक ना। वास्तविक संख्याओं में जब अवास्तविक संख्याएं जो कि मुख्य रूप से नेगेटिव संख्याओं के अंडरवुड है वो और मिला दें तो सारा ग्रुप बन जाता है। ये सम्मिश्र संख्याएं हैं और यही हर प्रकार की संख्याओं का शामिल है। तो आप यहाँ के हिसाब से वर्गीकरण करें या यहाँ के हिसाब से समझते चले। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है तो यही हर प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करने का, ठीक है, एक तरीका है, एक आधार है, ठीक है ना। तो सारी संख्याओं का वर्गीकरण इस वाले हिसाब में पूरी तरीके से शामिल हो जाता है, ठीक है भाई। अब संख्याओं के जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसको एक दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है, लेकिन वो दूसरे प्रकार का विभाजन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पर इन्हीं विभाजन से संबंधित एक कुछ प्रश्न हम यहाँ पर अब करने वाले हैं, तो देखें उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आप देखें, लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या संभव है। नंबर 2, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव है। नंबर 3 लिखा है, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद ये लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है। मतलब एक भी सही हो सकता है और दो भी सही हो सकते हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं, ठीक ना। हालांकि ऑप्शनों में तीनों का तो कोई नहीं दिया है, या तो एक भी नहीं, या फिर केवल पहला, या फिर दो कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड, ऐसा ऑप्शन में दिए। आप देखें कि पहला तो बिल्कुल सही है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या संभव है। बिल्कुल संभव है, क्योंकि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो एक है। एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाले में जो लिखा था कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव है, ये सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, अनंत तक जाती है। इसलिए हम लिख के नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक ना। इसलिए इस प्रश्न का आंसर मतलब सेकंड करेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड में था दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी सही नहीं, क्योंकि एक के बाद अगली प्राकृतिक संख्या दो है, लेकिन उनके बीच में कोई नहीं है। दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद पांच है, उनके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात ठीक है ना, इसलिए थर्ड वाला भी गलत है। तो जो ऑप्शंस जो तीन स्टेटमेंट थे उनमें से केवल पहला ही यहां पर सही है, और इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी कहलाएगा। अगला प्रश्न देखें, और इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है, ठीक है ना, और केवल सिंपल आप सामान्य जो बातें समझ चुके हैं उन्हीं के आधार पर आप इनको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है √2, √3 और पाई है, मतलब ये क्या है। हालांकि अपन को पता है कि ये तीनों परिमेय है, मतलब सॉरी तीनों की तीनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर आप देखें ऑप्शन कुछ अलग से लिखे हैं। लिखा है सीमित दशमलव संख्या, बी ऑप्शन में लिखा है असीमित आवर्ती दशमलव, थर्ड में लिखा है सी में पूर्णांक, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है असीमित अनावर्ती दशमलव। एक्चुअली क्या होता है ना, अपन को पता तो होता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां जैसे ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या सही है हमें तो ये बताना है। यहां पर आप देखो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, असीमित अनावर्ती दशमलव।
एक्चुअली ये सारी जो है ना दशमलव वाली है, लेकिन ये असीमित है क्योंकि अनंत तक वैल्यू इनकी जा सकती है। दूसरी बात ये है कि अनावर्ती है, मतलब रिपीट नहीं होती। अगर ये रिपीट होती दशमलव में तो फिर इन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन ये सब अपरिमेय है और क्योंकि ये दशमलव के बाद वाली दशमलव संख्याओं की वैल्यूज हैं, लेकिन इनमें अनंत तक चल सकती हैं और इन्हें में रिपीट नहीं होती वैल्यू, और इसीलिए इनको लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन डी है, जिसमें अपन असीमित अनावर्ती दशमलव, बात ठीक ना, ये इनको कहेंगे। आप पिछला जो डिस्कशन हुआ है संख्याओं के बारे में उसमें भी दोबारा देख सकते हैं, इनके बारे में अलग से चर्चाएं हैं, तो उनको देखकर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखें, लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या, ऑप्शंस हैं, उसके बाद एक पूर्णांक भी होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है और पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना, हो सकता है सबके सब ऑप्शन आपको सही लग रहे हो, ठीक ना, पढ़ने में, लेकिन इसका सटीक और परफेक्ट आंसर है वास्तविक संख्या। ठीक ना, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। आपको यह बताया है कि अगर संख्या परिमेय है तो परिमेय कहने का मतलब यह है कि वो पूर्णांक भी है, और पूर्णांक है तो वो अपने आप ही पूर्ण संख्या भी है, और पूर्ण संख्या है तो अपने आप प्राकृतिक संख्या भी है। बात ठीक ना, तो इतना कह देने से ये चीजें सब ऑटोमेटिक हैं, लेकिन उसका ये कहना है कि परिमेय है तो ये सब तो है ही, इसके अलावा आप उसको वास्तविक संख्या और बोल दो, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती है। एक्चुअली वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय को शामिल किया जाता है। परिमेय के अंदर ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक है ही, मतलब किसी संख्या को अगर आपने परिमेय कह दिया तो ये तो अपने आप है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा वो एक वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं, इसलिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी है। ठीक ना, तो बी इसका सबसे सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, लिखा है कि यदि x एक परिमेय संख्या है और y अपरिमेय संख्या है तो x प्लस वाई और x इंटू वाई के बारे में ऑप्शन है। आप देखें ऑप्शन में लिखा है कि x प्लस वाई और x माइनस x इंटू वाई, इनके बारे में बताना है। उन्होंने बताया है कि x परिमेय है, y अपरिमेय, मतलब एक अपरिमेय और एक परिमेय इन संख्याओं को अगर जोड़ेंगे या इनका गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट है वो परिमेय अपरिमेय या कैसा आएगा, ये बिल्कुल आप कंफर्म मान के चलिए, कंफर्म ही है कि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो इनका टोटल तो कंफर्म है कि अपरिमेय ही कहलाएगा। बात ठीक ना, गुणनफल के बारे में नहीं कंफर्म कर सकते, गुणनफल इनका परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय के रूप में भी आ सकता है। ठीक ना, क्योंकि गुणनफल में जब गुणा करेंगे तो उन दोनों का ऐसा हो सकता है कि दो अपरिमेय संख्याएं ऐसी हो कि गुणा करें तो उनका अंडर रूट भी निकल आए। ठीक ना, तो ऐसे कई एग्जांपल्स मिल सकते हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय। ये जरूर है कि ये जब एक परिमेय एक अपरिमेय जुड़ेंगी तो अपरिमेय ही उनका टोटल कहलाएगा, इसके बारे में श्योर नहीं है। आप देखें ऐसा किस में लिखा है, ऐसा डी ऑप्शन में लिखा है कि x प्लस वाई अवश्य ही अपरिमेय होगा, लेकिन x इंटू वाई जो है वो परिमेय या अपरिमेय में से कुछ भी हो सकता है, तो यही इसका सबसे सटीक आंसर है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में लिखा है कि कोई दो लगातार पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किसके बराबर होगा, उन संख्याओं के योग के, संख्याओं के अंतर के, सम संख्या के, दो संख्याओं के गुणनफल के। बात ठीक है, यहां पर आपको यह समझना है कि पूर्णांकों की बात हो रही है। पूर्णांक का मतलब है इंटीजर्स। ठीक ना, इंटीजर्स अगर हम जैसे बात करें तो एक और दो भी हो सकते हैं, क्योंकि दो लगातार की बात हो रही है, मतलब इनके बीच में एक का डिफरेंस होगा। अगर एक x है तो अगला x प्लस वन ऐसा कह सकते हैं। ठीक ना, अब ये और समझना कि उसका ये कहना है कि उनके वर्गों का जो अंतर है, मतलब इन दोनों के वर्गों का अंतर अगर हम लिखें तो बड़ी संख्या ये है, इसका वर्ग मतलब ये, और इसका वर्ग तो मतलब ये, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 1। अब आप देखें कि अगर डायरेक्ट इनको जोड़ देते तो भी 2x प्लस 1 आता,
और तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो दो लगातार संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर उनके उनके योग के बराबर ही होगा, क्योंकि इनको घटाने के बाद ये आता है और जोड़ दें तो भी यही आता, क्योंकि अगला प्रश्न देखना। अगले प्रश्न लिखा है ए और बी दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या होती है, वह संख्या है। मतलब यहां पर उसने बताया है कि ए और बी जो है ना, ये दो परिमेय संख्या हैं, तो इनके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक ना। इनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो क्या होगी। ये प्रश्न इस प्रकार का कभी भी आए कि अगर दो परिमेय संख्या दी हैं और उनके बीच की परिमेय संख्या अगर आपसे पूछी जा रही है, तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो हमेशा a इंटू के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 इस रूप में होगी, जहां k इक्वल टू 1, 2, 3 वगैरह इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। बात ठीक ना। हमेशा इनके बीच की वैल्यू इसी रूप में आएगी जो परिमेय संख्या होगी। बात ठीक ना। अगर हम k इक्वल टू 1 रखते हैं तो आप देखें ये जो संख्या है वो a प्लस बी अपॉन 2 के रूप में होगी, और ये ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। बात ठीक ना। अगर ये ना दिया होता तो 2 रख के देखते, अगली संख्या 2a प्लस बी अपॉन 3 ये कहलाती, और अगली संख्या लेना है k इक्वल टू 3 रख दो तो 3a प्लस बी अपॉन 4 ऐसी। तो ये इस टाइप की जो संख्या है ये इनके बीच की अन्य परिमेय संख्या कहलाएंगे। ये भी परिमेय है और इनके बीच में ये इनके बीच की परिमेय संख्या, यहां ऑप्शन में ये दिया हुआ था, ये है। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसके बीच की अगर परिमेय संख्या पूछी जाए तो वो इस रूप में होगी जहां पर k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसी कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। बात ठीक ना। यहां पर ये और समझ लें, अगर इन दो के बीच की अपरिमेय संख्या पूछी जाती है, ठीक ना, तो अपरिमेय संख्या हमेशा a इंटू बी के अंडर रूट के रूप में या फिर इनका वर्गमूल के रूप में, इस टाइप से ये अपरिमेय संख्या होंगी। मतलब इसमें अपरिमेय का कोई नहीं था पैटर्न, अगर अपरिमेय होगा तो वो इनके गुणनफल के अंडर रूट के हिसाब से चलेगा, अगर ये अपरिमेय नहीं है तो फिर इस टाइप की लेंगे, ये नहीं है तो फिर इसी तरह का कोई और घात 4, घात 5, घात इस तरह का कुछ भी अपन लेकर व्यवस्थाएं बना सकते हैं। बात ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं लिखना है तरीका ये होगा, इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखना है तो तरीका ऐसा चलता है। बात ठीक ना। यानी इस वाले प्रश्न का आंसर डी कहलाएगा। आज का वीडियो ये वाला यही खत्म किया जा रहा है, ठीक ना। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो संख्याओं का विभाजन जो चल रहा था, उनका जो क्लासिफिकेशन चल रहा था, टाइप्स चल रहे थे, उसमें और आगे के टाइप्स और उनसे संबंधित प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।